ये कहानी आपको स्टार्टिंग में बहुत ही सिंपल लगेगी, पर इस कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं। इसका नाम ब्रिजिट होता है। ब्रिजिट बहुत ही सिंपल और दिल की साफ लड़की होती है। ब्रिजिट क्रिसमस की पार्टी में अपने रिश्तेदारों को मिलती है। इसी पार्टी में इसकी मुलाकात एक बंदे से होती है जिसका नाम मार्क डार्सी होता है, और ये बंदा पेशे से एक वकील होता है, जिससे ब्रिजिट को बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है। और हाँ, ब्रिजिट खुद एक रिपोर्टिंग का काम करती है। एक दिन ये प्लेन से छलांग लगाकर रिपोर्टिंग करने लगती है, पर छलांग लगाने के बाद ये अपना पैराशूट खोलना भूल जाती है, तो इसका हेड इसको याद करवाता है। और इस तरह ये लैंडिंग सीधा पिग्स के फार्म पर करती है और गोबर में गिरकर गुज्जर बन जाती है। अगले दिन हम ब्रिजिट को इसके बीएफ के साथ देखते हैं। ये बोलती है कि मैंने स्मोकिंग छोड़ दी है अपने बीएफ के कहने पर, लेकिन हम इसको स्मोकिंग करते देखते हैं। इसके बाद ये अपने बीएफ को सोता हुआ देखती है, तो मार्क बोलता है कि मुझे ऐसे मत देखो, मुझे सोने दो। ऑफिस में बैठकर ब्रिजिट मार्क के बारे में सोचती रहती है, तो ये मार्क को कॉल लगाती है और बोलती है कि कल रात की तूफानी मुलाकात मुझसे भूल नहीं रही। मार्क बोलता है कि ठीक है, पर इस वक्त मैं मीटिंग में हूँ और मेरा फोन लाउड स्पीकर पर है। फिर इसके बाद ब्रिजिट का बॉस इसको अपने ऑफिस में बुलाता है और इसको बोलता है कि कल की जो रिपोर्टिंग तुमने की थी वो बहुत ही कमाल की थी, इसकी टीआरपी बहुत ज्यादा आ रही है। इसी दौरान टीवी पर ब्रिजिट किसी बंदे को बकबक करता हुआ देखती है, तो ब्रिजिट कहती है कि ये तो डैनियल है, ये टीवी पर कैसे आ रहा है। तो आदमी इसको बताता है कि ये हिस्टोरिक जगह को कवर करता है अपनी डॉक्यूमेंट्रीज में। ब्रिजिट बोलती है कि ये तो जरा सा भी नहीं बदला, मतलब वैसे ही इसके अंदाज हैं, क्योंकि डैनियल एक प्ले बॉय होता है। इसके बाद मार्क की कॉल इसको आती है। मार्क इसको बोलता है कि ये आज के डिनर पर नहीं आ सकता, कुछ ज़रूरी काम है। और जब ये बात ब्रिजिट अपने दोस्तों को बताती है, तो इसके दोस्त बोलते हैं कि ये तो पहला डिनर था और ये हाल है उसका, जल्दी से ब्रेकअप कर लो। तो ब्रिजिट बोलते कि नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, वो सच में बिजी होगा। अभी इसकी एक और दोस्त बोलते कि तुम ऐसा करो कि उसके घर जाओ और खुद देखो क्या सीन है। तो ब्रिजिट उसके घर पर जाती है, जहां इसको एक लड़की मिलती है। इसका नाम रेबिका होता है, जो मार्क की असिस्टेंट होती है। ब्रिजिट घर की छत पर आ जाती है, जहां ये देखती है कि मार्क अपने कपड़े उतार रहा है। ये जल्दी से डोर को बजाती है। रेबिका डोर पे आती है और बोलती है कि तुम ब्रिजिट हो ना, मैं तुमसे कब से मिलना चाहती थी। तो ब्रिजिट बोलती है कि फिलहाल तो मैं मार्क से मिलने आई हूँ। ये अंदर आ जाती है, तो ये देखती है कि मार्क की तो मीटिंग चल रही है दूसरे लॉयर्स के साथ। तो ये मार्क को सॉरी बोलती है और बोलती है कि मैं कुछ और समझी थी, क्योंकि मेरे दोस्तों ने कहा कि शायद तुम किसी और लड़की के साथ हो, तभी तुमने डिनर को कैंसिल किया। तो मार्क बोलता है कि कोई बात नहीं, और इसके साथ थोड़ा सा रोमांटिक हो जाता है। ब्रिजिट अपने ऑफिस के स्टोर में होती है, जहां इसकी मुलाकात डैनियल से होती है, जो इसको अपने जाल में फंसाने की कोशिश शुरू कर देता है ताकि ये मार्क को छोड़कर इसके साथ सेटिंग बना ले, लेकिन ब्रिजिट इसकी बातों में नहीं आती। फिर ये मार्क की लो काउंसिल वाली पार्टी में जाने की तैयारी करने लगती है, पर टैक्सी में बैठकर ये ज्यादा मेकअप लगा लेती है। तो मार्क इसको बोलता है कि ब्रिजिट तुम्हें वॉशरूम जाना चाहिए। जल्दी से ये मेकअप अपना ठीक करके बाहर आती है, जहाँ ये देखती है कि रेबेका मार्क के ज्यादा नजदीक होती है। ये देखकर इसको बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन ब्रिजिट इस बात को इग्नोर करती है। फिर ये पार्टी में बहुत ही उल्टी पुल्टी बातें करती है, तो मार्क इसको बोलता है कि तुम ऐसा करो, मेरे दोस्त के साथ जाकर बैठ जाओ, और मैं नहीं चाहता कि तुम मजीद कोई ऐसी हरकत करो जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। इसके बाद पार्टी में क्विज का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। ब्रिजिट बोलती है कि मैं तो इसमें माहिर हूँ, लेकिन जब क्विज शुरू होता है तो ब्रिजिट को किसी भी सवाल का जवाब नहीं आता। और जब फाइनल राउंड शुरू होता है तो ब्रिजिट इसमें सवालों का जवाब देती है, लेकिन आखिरी सवाल में ये अटक जाती है और ये गलत जवाब देती है। दूसरी तरफ रेबेका इसी सवाल का सही जवाब देकर अपनी टीम को विन करवा देती है। पार्टी में उल्टी हरकतें करने पर मार्क ब्रिजिट को बहुत ही ज्यादा सुनाता है, जिस पर ब्रिजिट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ये मार्क को सुनाकर अपने घर आ जाती है, लेकिन बहुत ही जल्दी इसको एहसास होता है कि इसने गलत किया, तो ये जल्दी से मार्क को कॉल लगाती है। पर तभी बाहर दरवाजे पर कोई आ जाता है, जो कि मार्क ही होता है। ब्रिजिट को ये आई लव यू बोलता है। ये सुनकर ब्रिजिट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। सोते हुए ब्रिजिट फिर से मार्क को देखती है, तो मार्क इसको मना करके बोलता है कि ब्रिजिट मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ। ये समझती है कि मार्क इसको शादी के लिए पूछेगा, पर मार्क तो इसको स्कीइंग के लिए पूछता है। स्कीइंग वाली जगह पर पहुंचकर ब्रिजिट मार्क को झूठ बोलती है कि इसको बहुत ही अच्छे से स्कीइंग आती है, लेकिन ये देखती है कि मार्क तो रेबेका के साथ स्कीइंग करने लगा है। अचानक से ब्रिजिट हिसाब लगाने लगती है कि ये और मार्क कब से एक साथ सो रहे हैं। जब ये पूरा हिसाब लगा लेती है तो इसको फील होता है कि ये तो प्रेग्नेंट है। अचानक से ब्रिजिट स्कीइंग शुरू कर देती है और स्कीइंग करते हुए सीधा स्टोर पहुंच जाती है, जहां ये प्रेगनेंसी टेस्ट वाली किट लेती है। घर आकर ये प्रेगनेंसी टेस्ट करने लगती है। इसी दौरान मार्क इसके पास आता है और बोलता है कि तुम कहाँ चले गई थी। ब्रिजिट इसको प्रेगनेंसी टेस्ट वाली किट दिखाती है। ये देखकर मार्क बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। दोनों बैठकर आने वाले बच्चे के लिए फ्यूचर डिसाइड करने लगते हैं। इसी दौरान इन दोनों में बहस शुरू हो जाती है।
इसके बाद ये दोनों ब्रिजिट की फैमिली से मिलने जाते हैं, जहाँ ब्रिजिट की माँ इन दोनों से पूछती है कि शादी का क्या प्रोग्राम है। तो ये दोनों बोलते हैं कि फिलहाल तो अभी भी कुछ नहीं। वापस जाते हुए ब्रिजिट इससे पूछती है कि सच में तुम्हारा अभी कोई प्रोग्राम नहीं है शादी का। तो मार्क इसको बोलता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जब ये दोनों घर पहुंचते हैं तो मार्क सीधा वॉशरूम में चले जाता है। तभी रेबेका का वॉइस मैसेज आता है, जिसमें रेबेका मार्क को ड्रिंक के लिए पूछती है। सुनकर ब्रिजिट सीधा मार्क को बोलती है कि तुम्हारा चक्कर चल रहा है ना रेबेका के साथ। तो मार्क बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। तो ब्रिजिट बोलती है कि अगर ऐसा नहीं है तो तुम शादी से मना क्यों कर रहे हो। मार्क कुछ भी नहीं बोल पाता। तो ब्रिजिट अपने घर की तरफ निकल जाती है। घर आकर ये बहुत ही ज्यादा स्मोकिंग करती है और उदास हो जाती है। दूसरी तरफ मार्क का भी यही हाल होता है। 5 हफ्ते गुजर जाते हैं। ब्रिजिट अपने घर में ही रहती है। तभी इसको इसकी मॉम की कॉल आती है और इसकी मॉम बोलती है कि ब्रिजिट मुझसे जल्दी मिलो। जब ये अपनी मॉम से मिलती है तो इसको पता लगता है कि इसकी मॉम और इसके डैड दोनों दोबारा से शादी कर रहे हैं। ब्रिजिट दिल में बोलती है कि लो कर लो गल, मेरी शादी नहीं हो रही और मेरे पेरेंट्स फिर से शादी कर रहे हैं। जब ये कंपनी में होती है तो इसका बॉस इसको बोलता है कि तुम्हें थाईलैंड जाना होगा एक डॉक्यूमेंट्री को रिकवर करने के लिए, वो भी डैनियल के साथ। ये सुनकर ब्रिजिट बोलती है कि नहीं, मैं उस कमीने के साथ नहीं जाऊंगी, एक नंबर का लड़की बाज है। इस बात को डैनियल सुन लेता है और बोलता है कि चलो अब कुछ अच्छा भी बता दो मेरे बारे में। तो ब्रिजिट इसको बोलती है कि तुम भाड़ में जाओ, पर हम देखते हैं कि डैनियल इसको मना ही लेता है अपने साथ चलने के लिए। हम देखते हैं कि एयरप्लेन में ब्रिजिट अपनी एक दोस्त को साथ लेकर जाने लगती है, लेकिन ये बैठती फिर भी डैनियल के बाजू में ही है। डैनियल इसको बोलता है कि 13 घंटे लग जाएंगे थाईलैंड पहुंचते पहुंचते, चलो कुछ बातें करते हैं। ब्रिजिट इसकी बातों में आ जाती है। जब ये थाईलैंड पहुंचते हैं तो ब्रिजिट और डैनियल अपना काम शुरू कर देते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्री का। हम देखते हैं कि डैनियल इसको पूरी तरह अपने जाल में फंसा लेता है, क्योंकि ब्रिजिट इसको पसंद करने लगती है। फिर डैनियल इससे पूछता है कि तुम्हारा मार्क से ब्रेकअप क्यों हुआ। तो ये बोलती है कि बस इतना समझो कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। इसके बाद डैनियल इसको अपने रूम में ले जाता है। जब ये दोनों एक दूसरे के ज्यादा करीब आते हैं, बाहर कोई दरवाजा नॉक करता है। जब ये दरवाजा खोलती है तो एक थाई लड़की होती है। ये बताती है कि आप डैनियल है ना, क्योंकि कल मेरी एक दोस्त ने मुझे बताया कि आप बहुत अच्छी टिप देते हैं। ये सुनकर ब्रिजिट का दिमाग खराब हो जाता है। तो डैनियल इसको बोलता है कि यार मैं बदल जाऊंगा, बस एक और मौका दे दो, बस वो गलती से कल हो गया था। लेकिन ब्रिजिट इसको बोलती है तुम भाड़ में जाओ और आइंदा के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इसके बाद ब्रिजिट और इसकी दोस्त अपना अपना सामान पैक करने लगती है, लेकिन इसकी दोस्त का सामान ज्यादा होता है। तो ब्रिजिट बोलती है कि लाओ कुछ सामान मुझे दे दो। इसकी दोस्त बोलती है कि ये बस स्टैचू रख लो जो कि मेरे बीएफ जेड ने दिया था। दोनों टैक्सी पकड़कर जल्दी से एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं और अपनी फ्लाइट लेने लगते हैं। ब्रिजिट अपनी दोस्त को बोलती है कि पहुंचकर सबसे पहले मैंने मार्क से मिलना है और मैंने उसको मनाना है और मुझे यकीन है कि वो मेरी बात को भी समझ जाएगा। लेकिन चेकिंग के दौरान सिक्योरिटी वाले कुत्ते ब्रिजिट पर भौंकने लगते हैं, तो ऑफिसर्स को इस पर शक होता है। ये ब्रिजिट को एक तरफ ले जाते हैं। ब्रिजिट अपनी दोस्त को बोलती है कि प्लेन को रुकवाना मेरे आने तक। दूसरी तरफ डैनियल ये सब कुछ देख रहा होता है और ये सीधा अपनी फ्लाइट लेकर चले जाता है। ऑफिसर जब ब्रिजिट का सामान देख रहे होते हैं तो इनको वही स्टैचू मिलता है जिसमें ड्रग्स होता है। तो ब्रिजिट इनको बोलती है कि ये मेरा नहीं है, ये मेरी दोस्त ने दिया है जो कि उसके बीएफ ने उसको दिया था। लेकिन ऑफिसर्स इसकी एक भी नहीं सुनते, जिसकी वजह से ब्रिजिट को जेल हो जाती है। जब ब्रिजिट को जेल में 2 दिन हो जाते हैं तो इसको एक वकील आता है मिलने के लिए। ब्रिजिट इसको बोलती है कि ये सब कुछ जेट का ही काम होगा और वो मेरी दोस्त का बीएफ है। तो वकील बोलता है कि ठीक है, लेकिन जब तक जेट नहीं मिल जाता तब तक तुम्हें यहीं रहना होगा, शायद 10 साल। ये सुनकर ब्रिजिट को बहुत ही ज्यादा झटका लगता है। अगले दिन ब्रिजिट जब तनहा बैठी होती है तो एक लड़की इससे कुछ बातें करती है और इस तरह इसको एक दोस्त मिल जाती है। ये दोनों मिलकर एक सॉन्ग गाते हैं। तो दूसरे कैदी भी इनको देखकर ये सॉन्ग गाने लगते हैं। तो ब्रिजिट इनको बोलती है कि तुम लोग ये सॉन्ग गलत गा रहे हो। तो इसके बाद ब्रिजिट इन सबको सिंगिंग करना सिखाती है। सब लोग इसके दोस्त बन जाते हैं। कुछ दिन बाद मार्क इससे मिलने के लिए आता है और बोलता है कि मैं यहाँ दूसरे काम से आया था, लेकिन तुम्हारा पता लगा तो सोचा तुम्हारी मदद करूँ। ये ब्रिजिट को एक तस्वीर दिखाकर बोलता है कि यही है ना वो जेट। तो ब्रिजिट बोलती है हाँ, और इसके साथ ही ब्रिजिट को पता लगता है कि मार्क को सब कुछ मालूम है जो डैनियल और इसके दरमियान में हुआ थाईलैंड में। तो ब्रिजिट इसको सफाई देने की कोशिश करती है। तो मार्क इसको बोलता है कि तुम कुछ भी करो, मुझे कोई मसला नहीं है, और हाँ तुम 1 हफ्ते में यहाँ से रिहा हो जाओगी। फिर मार्क इसको गुड बाय बोलकर यहाँ से जाने लगता है। तो ब्रिजिट इसको थैंक यू बोलती है। तो मार्क बोलता है कि मैं बस मैसेंजर हूँ, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर्स आए थे। जब ब्रिजिट अपने सेल में वापस आती है तो ये बहुत ही रो रही होती है। इसके दोस्त समझते हैं कि शायद इसको 10 साल की कैद हो गई है। तो ये इनको बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे आज़ादी मिल गई है, लेकिन मेरे बीएफ ने अब मुझे प्यार करना छोड़ दिया है। फिर ये सब बैठकर अपने एक्स लवर की बारी बारी से कहानी सुनाने लगती हैं कि इनका बीएफ इनको मारता था और काम करवाता था और इनको जबरदस्ती ड्रग्स लेने के लिए बोलता था। ये सुनकर ब्रिजिट सोचती है कि मार्क ने तो हमेशा
हमेशा उसका ख्याल रखा है, वो तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और इसके साथ ये भी सोचती है कि हमेशा इसने मार्क पर शक किया था। जेल से निकलने के बाद ये अपनी सब दोस्तों के लिए गिफ्ट्स लेकर आती है। इसकी सारी दोस्तें खुशी से पागल हो जाती हैं। हम डैनियल को देखते हैं जो कि पेंटिंग पर एक डॉक्यूमेंट्री रिकवर कर रहा होता है। मार्क इसके सामने आता है और पूछता है कि तूने ब्रिजिट को हैंडकफ्स में देखा था ना? तो डैनियल बोलता है हाँ, मुझे लगा शायद वो कोई एक्सोटिक फ्रूट को स्मगल कर रही है। तो मार्क इसको गले से पकड़कर बाहर ले आता है और फाउंटेन में गिराकर इसकी धुलाई करने लगता है। डैनियल बोलता है कि सुनो, मेरी बात तो सुन लो पहले। ये बोलता है कि हाँ, मैंने उसको हथकड़ी में देखा था और उसको एयरपोर्ट पर छोड़कर चला गया था, और हाँ, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया था। ये सुनकर मार्क जाने लगता है, लेकिन पीछे से डैनियल बकवास करता है तो मार्क फिर से इसकी धुलाई करता है। ब्रिजिट की मॉम बोलती है कि मार्क के पेरेंट्स आए थे तुम्हारा पता करने के लिए। तो ब्रिजिट बोलती है कि लेकिन हम दोनों के दरमियान सब कुछ खत्म हो गया है। इसके बाद ब्रिजिट के पेरेंट्स इसको अपने घर ड्रॉप करते हैं। ब्रिजिट उदास होकर बैठ जाती है। तभी इसके दोस्त इसको सरप्राइज देते हैं। इसकी दोस्त बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ, अगर मैं जेट का गिफ्ट ना लेती तो। मजीद इसके दोस्त बताते हैं कि ये सब कुछ मार्क ने ही किया है, क्योंकि मार्क की जेट को पकड़ के लेकर आया था, वो भी इंटरपोल से, और उसने बहुत ज्यादा मुशक्कत की तुम्हें जेल से रिहा करवाने के लिए। तो ब्रिजिट बोलती है कि मार्क सिर्फ डैनियल की वजह से गुस्सा था और उसने वो बातें सिर्फ गुस्से में कही थी, और इसका मतलब वो अभी भी मुझसे प्यार करता है। तो इसके दोस्त बोलते कि जल्दी जाओ, सबसे पहले उसके पास तुम्हें जाना चाहिए। तो ब्रिजिट जल्दी से टैक्सी पकड़कर मार्क के घर पहुंच जाती है जहां रेबेका होती है। ये बोलती है कि मार्क कहाँ है। ये बोलती है कि तुम अंदर आ जाओ क्योंकि मार्क ऑफिस में गया है। ब्रिजिट बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं है और मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों एक साथ खुश रहोगे। रेबेका बोलती है कि तुम ये क्या बोल रही हो, तुम गलत समझ रही हो, क्योंकि मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और जब जब तुम पास आती थी मैं खुश हो जाती थी। बीसी ये तो लेस्बियन निकली। तो ब्रिजिट बोलती है कि सुनकर अच्छा लगा, पर मुझे सिर्फ लड़कों में इंटरेस्ट है, खास तौर पर मार्क में। लेकिन हाँ, अगर आगे जाकर मेरा फैसला बदला तो मैं तुम्हें जरूर याद करूंगी। बीसी मुझे क्या एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। फिर ये जल्दी से टैक्सी पकड़कर मार्क की तरफ जाने लगती है। ये टैक्सी वाले से पूछती है कि मेरा हुलिया तो ठीक है ना? तो टैक्सी वाला बोलता है कि नहीं, तुम्हें कपड़े चेंज करने चाहिए। तो ये बोलती है कि फिर स्टोर की तरफ चलो। ये स्टोर में जाकर कपड़े चेंज करके बाहर आती है। तो टैक्सी वाला बोलता है कि हाँ, अब लग रही हो ना धमाल। जब ये टैक्सी से उतरती है तो दूसरी गाड़ियां इसके कपड़े गीले कर देती हैं। तो मजबूरन ब्रिजिट ऐसे ही अंदर चले जाती है जहां मार्क मीटिंग कर रहा होता है। ये मार्क के सामने जाकर सबके सामने सॉरी बोलती है। मार्क बोलता है कि चलो बाहर चलते हैं। मार्क बोलता है कि मैं हमेशा से तुमसे एक सवाल करना चाहता था। ब्रिजिट बोलती है हाँ, मुझे मालूम है, तुम मुझसे शादी का सवाल करना चाहते हो ना? तो मार्क बोलता है कि हाँ, ऐसा ही है। ये दोनों खुशी से एक दूसरे के गले लग जाते हैं। फिर हम इन दोनों को चर्च में देखते हैं जहाँ ब्रिजिट के पेरेंट्स आपस में शादी कर रहे होते हैं। और ये थी मूवी की हैप्पी एंडिंग।